हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 दिसंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से पार्लियामेंट के विंटर सेशन को लेकर के। अभी हमने देखा कि राज्यसभा के 12 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है इस विंटर सेशन को लेकर के, और उसी को लेकर के जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो अपना प्रोटेस्ट कर रही हैं। हालांकि जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है, गवर्नमेंट की तरफ से जो लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा में पीयूष गोयल, उन्होंने इंपोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि 12 सस्पेंडेड जो अपोजिशन मेंबर्स हैं, अगर वो अपोलोजाइज करते हैं तो वो वापस से हाउस में रिटर्न हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो अपोजिशन पार्टीज है उनका ये मानना है कि जिस रूल के बेसिस पर आपने सस्पेंशन दिया है इन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, वो रूल का यूज ही आपने गलत किया है। रूल नंबर 256 का आपने यूज़ किया है और 256 का यूज़ सिर्फ और सिर्फ उसी सेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। हालांकि अगर मिसकंडक्ट मिसबिहेवियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं तो आप उनको हटा सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी सेशन के लिए। और ये बात है जब हमारा मॉनसून सेशन चल रहा था और उसका लास्ट डे था 11 अगस्त। 11 अगस्त वाले दिन इन 12 मेंबर्स ने कुछ ऐसा मिसकंडक्ट वाला बिहेवियर किया जिसकी वजह से बाद में कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने ये माना कि हाँ, उनका जो बिहेवियर था वो जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं था। और इसीलिए देखो, जब वो सेशन का लास्ट डे था तो उस सेशन में तो उनको सस्पेंड कर नहीं सकते थे, और उसी के बेसिस पर अभी ये जो प्रेजेंट टाइम में विंटर सेशन चल रहा है इसमें उनको सस्पेंड किया गया है। अब देखो, इसमें जब अपोजिशन पार्टीज पार्टिसिपेशन ही नहीं ले रही है प्रोसीजर में, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि जो गवर्नमेंट है वो नए रूल जो लेकर के आएगी, नए लॉ जो लेकर के आएगी, उनके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा, डिबेट नहीं होगी, और डिबेट नहीं होगी तो जो भी नए लॉ बनेंगे उनको लेकर के जो भी कंसेप्शन होने चाहिए, जो अवेयरनेस होनी चाहिए, वो दोबारा से क्रिएट नहीं हो पाएगी। अभी हमने देखा कि हमारे CGI NV रमन्ना ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि पार्लियामेंट में डिबेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी कोई नया लॉ आता है और उसमें जब डिबेट होती है, डिबेट नहीं होने के कारण ही जब गवर्नमेंट बाद में इस चीज़ को क्लियर करती रहती है कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये है, आपके जो भी बेनिफिट्स हैं उनको नुकसान नहीं होगा, हम आपके साथ में काम करेंगे। जैसे फार्म लॉज को भी पास करने का जो प्रोसीजर है वो गवर्नमेंट ने यही अपनाया था कि विदाउट डिस्कशन उनको पास किया गया। ना जो प्रोसीजर होता है कमेटी के पास में उसको भेजना, रिव्यू कमेटी के पास में, जो उसके में कुछ सजेशन दे सके, ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। और उसी का रिजल्ट रहा कि फार्मर्स को कभी भी गवर्नमेंट ये विश्वास, ये बिलीफ ही क्रिएट नहीं कर पाई कि ये जो लॉ बने हैं वो आपके प्रॉफिट के लिए बने हैं। तो जब भी लॉ विदाउट डिस्कशन पास होंगे तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो इसी तरीके से क्रिएट होता रहेगा। और NV रमन्ना, हमारे CGI ने इसीलिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि पार्लियामेंट में डिबेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब डिबेट होती है तभी उस लॉ के जो एक एक पॉइंट को लेकर के जो क्लेरिफिकेशन है वो आता है, जनरल पीपल है उनमें अवेयरनेस क्रिएट होती है। और अगर अवेयरनेस क्रिएट नहीं होती है तो इनडायरेक्टली जुडिशरी के ऊपर बर्डन क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पर फिर पिटीशन फाइल की जाती है कि ये जो लॉ बनाया गया है वो हमारे अगेंस्ट है। फिर जुडिशरी उसमें अपना कंसेप्शन क्लियर करती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये था, गवर्नमेंट से उसका प्रोसीडिंग होता है। तो जहाँ पर लॉ बनाए जाते हैं वहीं पर इसका क्लैरिफिकेशन हो तो ज़्यादा बात क्लियर हो। NV रमन्ना तो ये भी बोला कि जुडिशरी जब ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है तो लोगों को तो ये भी लगता है कि जुडिशरी का काम है लॉ बनाने का, पार्लियामेंट का काम नहीं है। तो आपका जो काम है उसके बारे में अगर आपको क्लैरिफिकेशन देना है तो जो भी प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर के है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इसी सेशन में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बिल लाया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारी GDP ग्रोथ को लेकर के है। Q2 में जो हमारी GDP है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो भी रिकवरी देखने को मिल रही है वो पैची देखने को मिली। पैची आप समझ रहे हो? मतलब मान लो एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के ऊपर ग्रास उगी हुई है। अब जो ग्रास है वो हर जगह रेगुलर ना होकर के किसी किसी एरिया में, तो ये जो चीज़ हो गई वो पैची हो गई, मतलब कंप्लीट ग्राउंड में नहीं है, जगह जगह ग्रास उगी हुई है, घास उगी हुई है, तो ये पैची ग्राउंड हो गया। सेम इसी तरीके से हमारी जो GDP में ग्रोथ है वो हर सेक्टर में नहीं देखने को मिला। ऐसा नहीं है हर सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ और बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है ओवरऑल GDP में, लेकिन पैची ग्रोथ प्रेजेंट टाइम में जो रिकवरी है वो पैची देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि 2020-21 में सेम क्वार्टर में जो कॉन्ट्रैक्शन था, एक तरीके से सिकुड़न आ गई थी हमारी GDP में,
उसी क्वार्टर में अभी प्रेजेंट टाइम में 2021-22 में एक तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के। ये जो नाम है ना वो काफ़ी न्यूज़ में है, क्रिप्टो करेंसी काफ़ी न्यूज़ में है, इस तरीके की जो टर्म्स काफ़ी न्यूज़ में रहती है उनके बारे में बेसिक फैक्ट्स आप देखोगे। बेसिक फैक्ट्स के साथ में अगर आप मेंस के लिए प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं तो मेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि उससे रिलेटेड मेन से, जैसे डैम की सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में ये पॉइंट्स आ सकते हैं। क्योंकि देखो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट तो होगा ही, ये वाली जो चीज़ें हैं वो उनको आप आर्टिफिशियल डिजास्टर मान सकते हो कि अगर डैम टूटता है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो डैम सिक्योरिटी को लेकर के क्या क्या इशू हो सकते हैं, जब भी आप किसी पॉइंट को पढ़ो उसके रेलेवेंट आसपास का जो भी एरिया है वो कवर करने की कोशिश करो। क्योंकि यूपीएससी जो है वो डायरेक्ट वहाँ से मुल्ला पेरियार डैम के बारे में नहीं पूछेगी कहाँ पर सिचुएटेड है। हालांकि एक स्टेटमेंट देकर के पूछ सकती है, मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड 3-4 स्टेटमेंट दे तो उसमें एक मुल्ला पेरियार डैम का भी स्टेटमेंट दे सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकती, लेकिन डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है यूपीएससी में। तो जब भी आप किसी इशू को पढ़ो तो उसके आसपास वाला जो रीजन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो कि किस किस के साथ में इसका लिंकेज हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड होगी। अब यहाँ पर ये मुल्ला पेरियार डैम जो है तो कहाँ पर, केरला स्टेट में, लेकिन इसकी जो गवर्निंग पावर है वो है तमिलनाडु के पास में। तो इसके जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो गया, तो विदाउट एनी इंडिकेशन इसका जो वाटर है वो रिलीज किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी देखने को मिली। यहाँ पर ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोविड का उसके बारे में बताया गया है कि जो RT-PCR और जो RAT रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं इससे नहीं बच पाएगा ये कोविड का नया वेरिएंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स को क्या करना है कि अपने जो भी टेस्टिंग रेट है उनको इंक्रीज करना है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो फार्म फायर्स को लेकर के है। इसमें ये बताया गया है कि हमारे दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है, जो एयर की यहाँ पर कंडीशन है वो 2 टाइम खराब होती है, अक्टूबर नवंबर में और दिसंबर जनवरी में। अक्टूबर और नवंबर का जो टाइम होता है उस टाइम फार्म फायर्स जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर शुरुआत में बताया गया है कि देखो नवंबर में अभी दीपावली के बाद वाला जो टाइम था उस समय भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिला, और उस समय अगर हम देखें तो 33.5% जो था वो किसकी वजह से, स्टबल बर्निंग की वजह से PM 2.5 हमारी एयर में देखने को मिला था। लेकिन इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि देखो 2018 में 58%, 2019 में 43%, 2020 में 46%, एक तरीके से इंक्रीज इतना देखने को मिला था कि फार्म फायर्स की वजह से, स्टेबल बर्निंग की वजह से इतना कंट्रीब्यूशन है यहाँ के पोल्यूशन में। ओके, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कम देखने को मिला है। यहाँ पर दिल्ली के PM 2.5 का लेवल का जब डिस्कशन किया गया तो 14.6% ही कंट्रीब्यूशन स्टेबल बर्निंग की वजह से देखने को मिला है। हालांकि जब दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ पर जो एयर की कंडीशन है वो ख़राब होती है तो उसका मेजर रीजन बताया गया है कि जो ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन होता है, मतलब इंडो गैंगेटिक प्लेन की तरफ से जो पोल्यूशन आता है उन सब की वजह से भी हमारे यहाँ पर नुकसान देखने को मिलता है। ओके, पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जुडिशरी ने भी इसमें इंटरवीन किया था कि भाई देखो फार्म फायर्स की वजह से ऐसा नहीं है। हम पूरे साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो नवंबर पूरे मंथ की यहाँ पर बात की गई है, और इसमें कुछ टाइम देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल कंट्रीब्यूशन था फार्म फायर्स का, लेकिन कुछ जगह हमने ये देखा कि जो परसेंटेज ऑफ शेयर है स्टेबल बर्निंग का वो काफ़ी कम देखने को मिला है। मतलब पॉल्यूशन तो फिर भी बना हुआ है, तो इसके अदर मेजर रीजन्स हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। ये जुडिशरी ने भी बोला था कि आप किसी भी चीज़ का जो पल्ला है वो झाड़ नहीं सकते फार्मर्स के ऊपर। आपकी जो खुद की परेशानी है वो खुद के कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और जब आप लेओगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी उसका बेहतरीन सॉल्यूशन निकालोगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है, यह आर्टिकल है इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने IIT BHU में एक गर्ल का एडमिशन हो रहा था, लेकिन वो जो डेट थी फिक्स जिसको फीस जमा करवानी थी वो नहीं करवा पाई। अब उसको एक्सटेंड किया गया है कि उसकी सीट या तो फिल कर दी गई होगी तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा सीट जनरेट की जाए और उसको एडमिशन दिया जाए। सेम इसी तरीके का हमने देखा था कि जो IIT बॉम्बे है उसी में भी ऐसा इशू हुआ था और उस इशू को सॉल्व किया गया था जुडिशरी के थ्रू।
यहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज है उन्होंने उस गर्ल की हेल्प करने की भी कोशिश की है। 15,000 रुपीज़ उनको दिए हैं कि वो अपनी फीस को यहाँ पर फिल कर सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी हमने देखा कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो पावर है उसको इंक्रीज किया गया, तो उसको लेकर के पंजाब और जो हमारा वेस्ट बंगाल और आसाम यहाँ पर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कंसर्न देखने को मिला। वो ये चाहते हैं कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पावर को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक तरीके से फेडरलिज्म को डाइल्यूट कर रहे हैं। फेडरलिज्म को किस तरीके से डाइल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बोलना है कि यहाँ देखिए सेक्शन 139 सब क्लोज 1 of the BSF Act 1968 empowers the central government to confer powers and duties on members of the force in respect of any central acts for the purpose specified therein। मतलब आप अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए सिक्योरिटी वाला पर्पस आप मान सकते हो कि कंट्री की सिक्योरिटी इससे बहुत ज़्यादा क्या होगी, गवर्न होगी, तो उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन दे सकती है। अब यहाँ पर हम ये देखें, देखो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को BSF की जो पावर बढ़ाई गई है उसका मेन रीजन ये है कि हमारी जो बॉर्डर वाला जो रीजन है उसको सिक्योर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो जब सिक्योर होगा तभी जाकर के हमारे कुछ इंटरनल इश्यूज ऐसे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट करते हैं उनको हम ईजिली गवर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 3 से है। यहाँ पर देखो दिल्ली में बैन लगाया गया है कि भाई वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंस्ट्रक्शन होने की वजह से यहाँ पर पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो भी लेबरर्स हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया, लेकिन हमारे लिए जो चीज़ें बेस्ट है उनके बारे में नहीं सोचा गया, क्योंकि हमारे पास ना काम है और काम नहीं है तो मनी नहीं है, मनी नहीं है तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। पहले कोविड की वजह से हमारी लाइफ जो है इफेक्ट हुई, अब आपने पोल्यूशन के नाम पर कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया, तो हमारी लाइफ को एक रेगुलर सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट कितना हेल्प करेगी। हालांकि जो दिल्ली सरकार है बोल रही है कि 5,000 रुपये दिए जाएंगे, तो 5,000 रुपये से जो लाइफ है वो थोड़ी ना चलेगी। अब ये जो लेबरर्स हैं उन्होंने ये भी बोला है कि पोल्यूशन लेवल, आप ट्रांसपोर्ट से भी तो पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है ना, उसको भी तो रेगुलेट करने की कोशिश करो। आपने कंस्ट्रक्शन वर्क्स को बंद कर दिया है जिसकी वजह से इनके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर एडिटोरियल पेज से है और ये जो आर्टिकल है वो अफगानिस्तान से रिलेटेड है। हमारा रीजनल कंट्री, हमने ये देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अगस्त 2021 में तालिबान ने यहाँ पर अपनी पावर गेन कर ली और जो US की आर्मी यहाँ पर बनी हुई थी वो वापस अपने कंट्री को चली गई है। अब अफगानिस्तान में ये जो कंट्री है वो एक तरीके से नए तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहा है। यहाँ पर जो नार्को चीज़ें हैं, मतलब ऐसी इलीगल जो प्रोडक्शन है, क्रॉप का प्रोडक्शन आप मान सकते हो, जैसे अफीम हो गया या और भी ऐसी ड्रग्स हो गई, इनका यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। अब प्रोडक्शन होने से क्या होगा कि जो भी हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनमें ये सारे इश्यूज क्रिएट होंगे। हमने ये अभी बहुत सारे इशू ऐसे देखे थे कि हमारे जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर इलीगल हेरोइंस जो है वो बहुत ज़्यादा जब्त की गई। तो आने वाले टाइम में ये जो थ्रेट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। और इंडिया की जो एक एंजाइटी थी कि आप किसी भी कंट्री को जो अनगवर्नड स्पेस है वहाँ पर लॉ लेस है, मतलब कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो आने वाले टाइम में जो अफगानिस्तान है वो एक ऐसे सोर्स के रूप में अपने आप को डेवलप करेगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ की इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन करके सामने आएगा। और ये रियलिटी में बनता जा रहा है। अभी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि अफगानिस्तान में जो ओपियम का प्रोडक्शन है वो 6,000 टन्स को क्रॉस कर चुका है। मतलब 5th कंसेक्यूटिव ईयर में ये देखने को मिला है कि रेगुलर यहाँ पर जो प्रोडक्शन है ओपियम का वो इंक्रीज होता ही जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेबरहुड कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी करने वाली है। इसीलिए जो भी रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको ये कोशिश की जानी चाहिए कि अफगानिस्तान में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को बेसिस बनाने की कोशिश की जाए। वहाँ पर सब कुछ जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग चले, तभी जा कर के वो ना सिर्फ अफगानिस्तान अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा बल्कि जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको भी इससे बहुत ज़्यादा क्या होगा, नुकसान होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 से, यहाँ पर जो हमारे नए नेवी चीफ हैं उनको अपॉइंट किया गया है मिस्टर R हरि कुमार, वो
पहले यहाँ पर करमबीर सिंह थे और उनकी जगह पर अब आर हरिकुमार जो हैं वो अपनी पोजीशन गेन करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है अब श्रीलंका, हमारे नेबर कंट्री को लेकर के वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस हमने देखा और उसी को लेकर के वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर आए हुए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में मुलाकात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिक असिस्टेंस देने की कोशिश करे श्रीलंका को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर देखो, जुडिशरी ने ये कोशिश की है, जुडिशरी ने सीजीआई एनवी रमन्ना ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी स्टेट में वर्क करती है तो क्या जब तक वो पॉलिटिकल पार्टी उस स्टेट में वर्क कर रही है, उसने जो भी प्रोमिसेस किए हैं वहाँ की पॉपुलेशन से, तो क्या जब तक ही उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि मुझे वहाँ पर वर्क करना है। तो इसको लेकर के बोला है कि आपने जो भी प्रोमिसेस किए हैं कहीं की पॉपुलेशन को लेकर के, कहीं की स्टेट को लेकर के, उन सभी पीपल को लेकर के आपके जो भी प्रोमिसेस हैं वो आपको कंप्लीट किए जाने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये जो ट्विटर के नए सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल, और आईआईटी बॉम्बे ने एक तरीके से बोला है कि यहाँ के वो स्टूडेंट रहे हुए हैं और एक मतलब प्रेज करने की कोशिश की गई है कि हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो ट्विटर जैसे जो सोशल मीडिया, और प्रेजेंट टाइम में हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया को लेकर के काफ़ी इश्यूज भी हो रहे हैं कि वहाँ पर जो भी स्पीच पब्लिश किए जाते हैं उनको गवर्न करने की हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उनको एक एज ए इंटरमीडिएरी ना मान करके एक मेन पब्लिशर के रूप में उनको वर्क किया जाए, ताकि वहाँ पर जो भी हेट स्पीच जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करने की कोशिश करते हैं उनको क्या किया जा सके, गवर्न किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर फॉरेन पेज से है। दो इशू हम देखेंगे, यूएस और चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको क्लैश देखने को यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर रशिया और यूक्रेन, ये जो एरिया है इसको आप डिस्कशन कर सकते हो, बॉर्डर एरिया जो इशू है उनको लेकर के। और यहाँ पर जो डिस्कशन है यूएस और चाइना के बीच में वो आइडियोलॉजी को लेकर के जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये क्रिएट हो रहा है। चाइना चाहता है कि उसका डोमिनेंस क्रिएट हो ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर, और यूएस चाहता है कि उसका जो डोमिनेंस पहले से था वो रेगुलर बना रहे। यूएस अपने डोमिनेंस को रेगुलर करने के लिए बहुत सारी ये है कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन में जो चाइना का डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने लाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर मालदीव के एक्स लीडर हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर रखा था, उनको अब रिलीज कर दिया गया है। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।